काम क्या करूंगा, तो सबसे पहले ये देखना चाहूंगा मैं कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर फोर्सेस निकल के आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर फोर्सेस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेक कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सो लेट अस चेक। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बेसिक सा जो 9th क्लास लेवल का क्वेश्चन है मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। द क्वेश्चन इज इफ a mass of 2 kg is moved from rest, ठीक है, एक मास है 2 किलो का, उसको हम रेस्ट से मूव करवा रहे हैं अप टू ए स्पीड ऑफ 72 kmph इन 10 सेकेंड्स। एक 2 किलो का मास था जिसके ऊपर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ली, जिसने कितने टाइम में की? 10 सेकेंड के टाइम में की। तो हमसे ही पूछा जा रहा है द कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट। Calculate the force acting on it. How we will calculate the force? The formula for force is rate of change of linear momentum. So rate of change of linear momentum can be written as solution force will be equal to mass into v minus u upon t, final momentum minus initial momentum upon time. So mass is 2, final momentum, final velocity is 72 multiplied by 5 by 18, 72 multiplied by 5 by 18 becomes 20 minus 0 divided by 10. So the answer becomes 40 by 10. Answer becomes 4 Newton. 4 न्यूटन का फोर्स लगा यहाँ पर। इससे सरल सवाल मैं तो नहीं मानता पूरी फिजिक्स में कहीं आपको देखने को मिले। इससे सरल सवाल आई डोंट थिंक सो यू विल फाइंड एनीवेयर इन फिजिक्स। बताइए सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? 9th क्लास का क्वेश्चन है बेटा ये। चलिए मूविंग ऑन। आगे देखते हैं, और इसके अंदर देखते हैं कि यार चलो ये तो बात हो गई फोर्स की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन होगा। कैसे निकाला अपन ने? मास इनटू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करके निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। हमसे अगर कोई पूछ ले कि यार चलो ये तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से अपन ने फोर्स निकाल लिया, ठीक है सर, आसान चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए देन हाउ वी विल सॉल्व इट? So in the form of vector, let us consider this with the help of theory. अगर मैं फोर्स को एक वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो this can be written as fx I cap, fy j cap and fz k cap. अगर मैं इंडिविजुअली कंपोनेंट्स को देखूंगा fx, fy एंड fz, अगर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखूंगा so मेरे पास fx जो निकल के आता है that will be mass into acceleration of x direction. Similarly, Fy will be equal to mass into acceleration of y direction, and similarly, Fz will be equal to mass into acceleration of z direction. Solve करते हैं अपन इसको next line में. Acceleration can be written as differentiation of velocity with respect to time, so this becomes dv by dt. लेकिन ये acceleration x direction का था, तो velocity भी हम differentiate x direction वाले ही करेंगे. Similarly, y direction का displacement अगर force देखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मास इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड fz will be equal to mass into differentiation of velocity in z direction with respect to time. So you can see in these particular diagrams that force in x direction, force in y direction and force in z direction कैसे निकल के आ रहा है। कभी कभार इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस चीज का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात है, ऐसा कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अंदर एक और बात करते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मास को मैं डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाऊं, सो दिस कैन बी रिटन एज d by dt of mass into velocity of x direction, and this can also be written as dpx by dt। मतलब डिफरेंशिएशन किसका, मोमेंटम का x डायरेक्शन के, क्या दे देता है मेरे को, फोर्स दे देता है x डायरेक्शन। Similarly, Fy will be equal to differentiation of Py with respect to time, and Fz will be equal to differentiation of Pz with respect to time. Differentiation of momentum in x direction, differentiation of momentum in y direction, and differentiation of momentum in z direction with respect to time gives the forces in three mutually perpendicular directions. फटाफट बताइए, क्या ये तीनों फॉर्मूले जो मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या ये सबको चमके कि नहीं चमके? फॉर्मूले चमकना बहुत जरूरी है, हैंड रेज करके बताओ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये तो बात हो गई कि हमारे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस हैं, कैसे निकालना है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ रिएक्शन। बेटा कौन बता सकता है क्लास के अंदर न्यूटन का थर्ड लॉ? तो मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चा बच्चा जानता है। हु कैन गिव द आंसर? यस, आई एम गिविंग द अनम्यूट फैसिलिटी, आप बताइए मुझे। So when two objects interact, they apply forces to each other Every of equal action has an magnitude equal and opposite and opposite reaction. direction. Every action has an equal and opposite reaction. बिल्कुल सही बात है। आपका जो भी फोर्स है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, आपको उसके बदले पे हमेशा एक रिएक्शन फोर्स जरूर मिलेगा। आपको उसके बदले में हमेशा एक रिएक्शन फोर्स जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। मैं यहां पर लिखता हूं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, व्हाट डू वी से, रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। Every action has an equal and opposite reaction, and these action reaction pair they act on two different bodies. दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। कभी भी दोनों एक्शन रिएक्शन एक ही सिंपल बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगे, खत्म बात। सो एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर acts on two different बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। चलिए देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक सिंपल सा चीज डायग्राम बताया। मेरे पास किसी h हाइट पे एक बॉल थी। There was a ball at a particular h height. It is dropped from that particular height. It is dropped from that height. What will happen? This ball will move downwards. It will strike the ground and then it will move upwards. अरे जब ये ग्राउंड से टकराई तो ये ऊपर क्यों आई? ऊपर इसलिए आई क्योंकि ग्राउंड ने इस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन लगाया होगा। When it strikes the ground, see what is happening. When it strikes the ground, it pushes the ground in the downward direction. That means there was some action which is created by the ball. It pushes the ground in the downward direction, which is considered to be the action in this particular case. Now this ground in reaction or in return applies a force in the upward direction, and this is known as the reaction force. So you can see that every action has an equal and opposite reaction. It is proved by this particular diagram, by this particular example, and
they both are acting on two different objects. The action is acting on the ground and the reaction is acting on the wall. So I hope you are getting it. कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि दो ऑब्जेक्ट्स पे ही हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक्शन भी एक ही बॉडी पे, रिएक्शन भी एक ही बॉडी पे. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता. ऐसा सिर्फ कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा. अगर कुछ सोचो ना यार, अगर एक्शन रिएक्शन एक ही बॉडी पे लग जाए तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, खत्म हो गया, उनका इफेक्ट ही नहीं बचा. ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी. दे ऑलवेज act on two different bodies. They always act on two different bodies. ये हमेशा दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं. एक्शन रिएक्शन पेयर, they always act on two different bodies. When a ball is dropped from an height edge, it strikes the ground, it bounces back. When it strikes the ground, it is applying some force in the downward direction on the ground. बदले में ग्राउंड क्या कर रहा है? बदले में ग्राउंड इस पे अपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. बदले में ग्राउंड क्या कर रहा है? तो ग्राउंड इज अप्लाइंग फोर्स इन द अपर डायरेक्शन. ऐसे ही सिमिलर सा एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं ऑफ ए रॉकेट. रॉकेट के साथ क्या होता है? रॉकेट के साथ इस तरीके से होता है. रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल की बर्निंग होती है, बर्निंग होने से गैसेस निकलती है. दीज गैसेस दे पुश द एटमॉस्फेयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बदले में द एटमॉस्फेयर पुशेस द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. So basically there are two different forces involved. One is action, the other one is reaction, and both are acting on two different objects. So this is also an example of Newton's third law. Newton's third law का और कौन सा एग्जांपल हो सकता है? रिकॉइल ऑफ ए गन. रिकॉइल ऑफ ए गन, एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन मिला. तो हर जगह यही चीज होती है. आप वॉकिंग किसका एग्जांपल है? वॉकिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. सो ड्यू टू फ्रिक्शन यू आर पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बदले में आप पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है आगे, और जिसकी वजह से आप आगे चल पा रहे हैं. सो वॉकिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के? कौन बता सकता है? कक्षा में मौजूद छात्र बताएंगे, छात्र छात्राएं, कि और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. चैट सेक्शन में बता दो. बता नहीं रहा है. So let us talk about some types of forces. कुछ फोर्सेस के टाइप्स के बारे में अपन बात करेंगे. टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मैं सबसे पहला फोर्स आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो मैं रखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या रखना चाहूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स रखना चाहूंगा. The gravitational force of gravity is that force which is applied by the earth on any object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि अर्थ सरफेस पे या अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ सरफेस से कहीं दूर है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो कि अर्थ सरफेस पे हो चाहे अर्थ सरफेस से कहीं दूर हो, अगर उस ऑब्जेक्ट पे धरती के द्वारा कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, अगर उस ऑब्जेक्ट पे धरती के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो that particular force is known as gravitational force. That particular force is known as gravitational force. उस particular force को हम क्या कहते हैं? gravitational force. आप खुद सोचिए, आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ. ये मैंने अर्थ बनाई, आप इस सरफेस पे यहां पर आ जाओ, ठीक है, आप इधर खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, एनीवेयर, इधर भी चले जाओ, आपको हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियली इनवर्ड आता वही दिखेगा इस तरीके से. So force of gravitation is always acting in the radially inward direction. First of all, अगर मैं अर्थ के सरफेस की बात करूं. दूसरी बात, अगर मैं ग्राउंड को कंसीडर कर लूं परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, इफ द ग्राउंड इज कंसीडर्ड टू बी एज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, अगर ग्राउंड को परफेक्टली हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर लिया जाए, तो इस ग्राउंड पे पड़े ऑब्जेक्ट पे
इस ग्राउंड पे पड़े ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. क्योंकि हम अपने अर्थ सरफेस को देखो तो कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है ना, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत लार्ज है, अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन हम अपने जो एरिया को कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट. So on that flat surface, the force of gravitation should be vertically downward. सही है. चलिए, अगर इस फ्लैट सरफेस पे एक इंक्लाइंड प्लेन पड़ा हो, ध्यान से समझ लेना, बाद में मत बोलना सर ये तो आया ही नहीं. अगर एक फ्लैट सरफेस पे इंक्लाइंड प्लेन पड़ा हो लाइक दिस, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा ऑब्जेक्ट हो, इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो कुछ इस तरीके से m मास का, तो देखिए इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड ओनली. क्यों? क्योंकि ये हिल है ना, हिल पे धरती तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही खींचेगी. तो चाहे धरती आप सॉरी चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो चाहे फ्लैट ग्राउंड हो, दोनों पे ही force of gravitation will be vertically downward. दोनों पे ही force of gravitation will be vertically downward. That's it. Tell me if it is clear or not. The force of gravitation, the formula will be mass into acceleration, and the acceleration due to gravity is g, and the value of g is 9.8 meter per second square. So बेटा ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. बोलो फटाफट, हैंड रेज करो. फटाफट सभी बच्चे, बेटा इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं एंड ओनली फ्यू ऑफ देम आर रिप्लाइंग. So gravitation force always acts in the vertical downward direction. What is the formula for gravitation force? It is equal to mg. It is equal to mg. Moving on towards the normal reaction force. देखो कुछ बुक्स में इसे नॉर्मल फोर्स के नाम से जाना जाता है, कुछ बुक्स इसे रिएक्शन फोर्स के नाम से जानती हैं, कुछ बुक्स इसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलती है. आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठाइए, कोई कुछ भी उठाइए, आपको नॉर्मल भी दिखेगा, आपको कहीं पे रिएक्शन दिखेगा, आपको कहीं पे कुछ दिखेगा, कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, सबका फंडा सेम है. फंडा समझ लो. फंडा ये है कि ये जो हमारा ग्राउंड है, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे मैंने रखा अपना ऑब्जेक्ट लाइक दिस. दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ मास ऑफ m. Wait for a second, students. Wait for a second. अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन द ऑब्जेक्ट इज पुशिंग द ग्राउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Due to this force of gravitation, the object is pushing the ground in the downward direction. बदले में the ground is pushing the block in the upward direction. आप खुद सोचो ना यार, आप जैसे फॉर एग्जांपल एक चेयर पे आके बैठ गए, तो आप उस चेयर को क्या कर रहे हो, आप उस चेयर को दबाने की कोशिश कर रहे हो नीचे की डायरेक्शन, आप उस चेयर को नीचे की डायरेक्शन में दबाने की कोशिश कर रहे हो. बदले में वो चेयर आपको क्या कर रही है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है. तो बदले में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हम बच्चे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं. तो यार आपने जब ग्राउंड को नीचे पुश किया, तो बदले में ग्राउंड आपको कहां पुश करेगा, ऊपर. और ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो रिएक्शन फोर्स है, दिस रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स
इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही एक्ट करता है, ठीक है, सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ही एक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात मैं यहां से बात करता हूं, ध्यान से देखना समझना, अगर यही बात की जा रही होगी इंक्लाइंड प्लेन पे, अगर यही बात की जा रही होगी इंक्लाइंड प्लेन पे, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड पे पड़ा है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया लाइक दिस, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, this force of gravitation is pushing the inclined plane in the downward direction, but the normal reaction force always acts in the perpendicular direction to that of the surface, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है लाइक दिस, so normal force always act in the perpendicular direction to that of the surface, सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो उससे परपेंडिकुलर नॉर्मल लग जाएगा, सरफेस अगर इंक्लाइंड है तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, इस चीज को याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ग्राउंड है तो ग्राउंड पे नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो वर्टिकली अपवर्ड नहीं लगेगा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। बट इतनी चीज दिमाग में फिट होनी चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। बताइए सबको बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो हैंड रेज करके बताओ सभी बच्चे। सभी बच्चे हैंड रेज करके बताएंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टेंशन फोर्स। टेंशन क्या होता है? कौन, टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन तो सब लोग जानते हैं, सबको बहुत होती होगी, किसको नहीं होती। लेकिन टेंशन फोर्स क्या होता है? आज मैं दो तरीके के फोर्स के बारे में बात करूंगा। एक होता है कंप्रेसिव फोर्स, एक पकड़ के दबा दिया, एक ऑब्जेक्ट पकड़ा तो उसको दबा दिया, कंप्रेसिव फोर्स। एक होता है टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, खींच दिया। अगर मैं रस्सी को दो एंड से पकड़ूं और खींच दूं तो दैट इज टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स, ठीक है। पुल टाइप का फोर्स जो होता है ना वो टेंसाइल फोर्स होता है, टेंशन होता है। पुश टाइप का जो फोर्स होता है ना, ऐसे पकड़ के पूरा ऐसे दबा दिया, ऐसे पिचका दिया पूरा, दिस इज नोन एज कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन। एंड कंप्रेशन फोर्स, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो नोन एज कंप्रेसिव फोर्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेंशन फोर्स। एंड टेंशन फोर्स भी मेनली हम किस में बात करने जा रहे हैं? हम एक स्ट्रिंग में बात करने जा रहे हैं, हम एक धागे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेंशन फोर्स, नंबर 3 है ना ये फोर्स हमारे पास, तो नंबर 3 फोर्स इज टेंशन फोर्स। नंबर 3 इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब क्या हुआ यार? एक ऑब्जेक्ट था, क्या था? ये रही सीलिंग, इस सीलिंग से मैंने एक ऑब्जेक्ट को एक धागे की मदद से ऐसे, ये लो, एक धागे की मदद से ऐसे लटका दिया, ठीक है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा mg, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है mg डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। धागे ने लेकिन इसको रोक रखा है। धागे ने इसको क्यों रोक रखा है? क्योंकि यार धागे ने ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स जरूर लगाया होगा। अगर नहीं लगाया होगा ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जा चुका होता ग्रेविटी के कारण, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा, ये यहाँ नीचे नहीं जा रहा, ये नीचे mg फोर्स लग जरूर रहा है, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है? धागे की मदद से ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स। धागे की वजह से ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स। एंड दिस टेंशन फोर्स, दिस पुल फोर्स इज making this object, or we can say this tension force is keeping this object in this original place. आप खुद सोचो ना, नीचे mg लगा, ऊपर टेंशन लगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। so the value of t will be equal to mg in this particular case। लेकिन हम वैल्यू को नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं टेंशन फोर्स होता क्या। टेंशन पैकेट किस तरीके का फोर्स है? पुल नेचर का फोर्स है, खींचता है। टेंशन, धागा हमेशा खींचता है, ये दिमाग के अंदर सेंटेंस याद रख लो, धागा हमेशा खींचता है। क्या करता है? धागा हमेशा खींचता है। क्या लगाएगा? पुल फोर्स लगाएगा, खींचेगा, हर तरफ से खींचेगा, ठीक है। पुल फोर्स है, धागा हमेशा खींचता है। फटाफट बताइए यहां तक सबको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? टेंशन फोर्स देख लिया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देख लिया, ग्रेविटेशन फोर्स देख लिया, बाकी फोर्सेस कल देखेंगे।